प्यारे दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है गरीब लड़की की जादुई लहंगों के जादू के बारे में। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। बिहार के छोटे से गांव में सुनेहा नाम की एक लड़की रहती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे। सुनेहा की माँ लक्ष्मी अक्सर बीमार रहती थी। घर चलाने के लिए सुनेहा घर में कपड़े सिलाई किया करती थी और उन्हीं से उसके घर का गुजारा चलता था। सुनेहा सिलाई के साथ साथ हर काम में महारत रखती थी। कमी थी तो बस उसकी खूबसूरती की। सुनेहा दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी, वो बहुत ही काली और बदसूरत थी। इसकी वजह से लोग हमेशा उसका मजाक बनाया करते थे। एक दिन सुनेहा के घर उसकी पड़ोसन शालिनी काकी उसके पास कपड़े सिलवाने आती है। सुनेहा, ये मेरी चुमकी बिटिया का लहंगा है, इस खूबसूरत से सिलाई कर देना, जिसे पहनकर मेरी बिटिया का चेहरा और ज्यादा निखर जाए। बेटी की शादी की बहुत बहुत बधाई हो शालिनी काकी। अरे तू कब करवाएगी अपना ब्याह? तेरे साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है और तेरे साथ की सभी लड़कियों के बाल बच्चे भी हो चुके हैं और कुछ ही दिनों में मेरी झुमकी बिटिया की भी डोली उठ जाएगी। शालिनी काकी, शायद मेरे हाथों की लकीरों में जिंदगी भर दूसरों का लहंगा सिलना ही लिखा हुआ है। इतना बोलते ही सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे सुनेहा बिटिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आजकल तो शादियों को लेकर 36,000 चोंचले होते हैं, फिर तेरी तो दशा ही निराली है। पैदा होते ही बाप मर गया, माँ भी बेचारी लाचार ही पड़ी रहती है। ऊपर से ये तेरा काला पक्का रंग और फिर ऊपर से गरीबी की मार, यही सब तेरे ब्याह के रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ी है। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ। देख माँ, सबकी तरह शालिनी काकी भी बातों ही बातों में मेरे काले रंग का मजाक उड़ा कर गई है। सुनेहा लहंगा सिलने में मसरूफ हो जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर लहंगा सिलाई किया है मैंने। जब रानी इस लाल लहंगे को पहनेगी तो कितनी सुंदर लगेगी। ये सोचकर सुनेहा उस लहंगे को पहनकर खुद को शीशे में देख रही थी। तभी लहंगा लेने वाली वहाँ झुमकी सुनेहा के घर आ जाती है और सुनेहा को लहंगा पहने देखकर गुस्से से कहती है, अरे ओ कलमुही, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इस खूबसूरत लहंगे को अपने काले और बदसूरत जिस्म पर पहनने की? तो जैसी गरीब भिखारिन की औकात नहीं है इतना महंगा लहंगा पहनने की। तेरे गंदे बदबूदार कपड़े ही तेरी औकात है, समझी? चल जल्दी से मेरा लहंगा दे। झुमकी की बातें सुनकर सुनेहा का बहुत दिल दुखता है। सुनेहा रोते हुए झुमकी को लहंगा दे देती है और ऊपर वाले से शिकायत करते हुए बोलती है, ए ऊपर वाले, तूने मुझे इतना काला और बदसूरत क्यों बनाया? हर लड़की का एक सपना होता है, वो सच संवर कर डोली में बैठकर अपने राजकुमार के घर जाएगी, लेकिन मेरे सारे अरमानों के बीच मेरा ये काला और बदसूरत रूप बनकर बैठा है, जिसे देखो हर कोई मेरी बदसूरती का मजाक उड़ाता है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों ऊपर वाले? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है? सुनेहा लगातार रोए चली जा रही थी। अपनी बेटी की सिसकियों को सुनकर लक्ष्मी की आंख खुल जाती है और वो उठकर सुनेहा से कहती है, मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। इंसान सूरत से नहीं बल्कि मन से सुंदर होता है और मेरी बिटिया रानी तो दिल की बहुत ही सुंदर है। लेकिन आज के इस दौर में इंसानों की आंखों पे पैसे और रूप की पट्टी चढ़ी हुई है। लेकिन तू चिंता मत कर बेटी, एक दिन ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। लक्ष्मी को अपनी बेटी की शादी की बहुत ही फिक्र लगी रहती थी और वो अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश करती है। वो हर रिश्तेदार के घर जाती है, लेकिन हर कोई सुनेहा के काले रंग को देखकर रिश्ते से मना करके चला जाता है। बड़ी ही मुश्किल से लक्ष्मी को एक रिश्ता मिलता है। वो लोग सुनेहा को देखने उसके घर आते हैं। जैसे ही सुनेहा चाय लेकर उनके सामने आती है, अरे
ये कैसी बेटी है आपकी? अरे कहाँ मेरा बेटा दूध सा सफेद और कहाँ आपकी बेटी कोयले की कान। माफ करना बहन जी, ये रिश्ता नहीं कर सकते हम। ऊपर वाले से डरो और मेहरबानी करके मेरी बेटी को ठुकरा के मत जाओ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी दिल की बहुत ही अच्छी है। वो आप लोगों को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। हम पर रहम कीजिए। ठीक है, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। देखो लक्ष्मी बहन, वैसे तो मेरे बेटे के लिए लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है, लेकिन तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बेटी को बहू बनाऊं, तो मेरी एक शर्त है। तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस 5 लाख और 10 तोला सोना देना होगा। अगर मंजूर है तो बोलो। मुझे सब मंजूर है, बस आप ये रिश्ता मत तोड़िए। तो फिर ठीक है, ये रिश्ता तय रहा। माँ, आपने हाँ क्यों कह दिया? माँ, इतने सारे पैसों का बंदोबस्त आखिर कैसे होगा? उसकी फिक्र तू मत कर बेटी। तूने वैसे भी हमारी वजह से बहुत दुख झेले हैं और अब और नहीं। संजय बहुत अच्छा लड़का है। उसकी माँ थोड़ी लालची है, लेकिन वो भी दिल की भली औरत है। बस एक बार मेरे जीते जी तेरा ब्याह हो जाए, फिर मैं सुकून के साथ तेरे बाबा के पास चली जाऊंगी। माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तू अपना सिलाई वाला काम कर। मुझे अभी बहुत सारे काम हैं। अभी शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। इतना बोलकर लक्ष्मी घर के कागजात लेकर सिमंदार के पास चली जाती है। मालिक, ये मैं घर के कागजात हैं। वो दरअसल मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ, तो मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मालिक, अगर 10 लाख तक मिल जाते हैं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। क्या 10 लाख? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है क्या? अगर तुम अपना घर बेच दोगी तो तब भी तुम्हें 10 लाख नहीं मिलेंगे। मेरी मानो तो अपनी बेटी का ब्याह किसी गरीब घर में कर दो। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर लक्ष्मी उदास मन से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे शादी का वक्त करीब आ जाता है। कल शादी का दिन है और अभी तक शादी का कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ है। आखिर ये सब कैसे होगा? सुनेहा ये सब सोच ही रही होती है कि तभी गांव की सब औरतें सुनेहा के घर सज धज के आती हैं। सुनेहा अपनी माँ की सिंपल सी साड़ी पहनकर उन सबके सामने आती है। अरे ये क्या? होने वाली दुल्हन का चेहरा इतना फीका, ना कोई सज ना कोई श्रृंगार। शादी के लिए क्या तुमने एक भी लहंगा नहीं सिलवाया? वैसे तो पूरे गांव वालों के लहंगे सिलाई करती फिरती हो और अपने लिए तुमने एक लहंगा तक नहीं सिलाई करवाया। सही कह रही हो बहन। वैसे तो सुनेहा ये फटी और पुरानी साड़ी कहाँ से ढूंढ कर निकाली है? अरे कम से कम शक्ल अच्छी नहीं है तो कपड़े तो ढंग के पहन लेती। और नहीं तो क्या, जैसी बदसूरत शक्ल है वैसी ही बदसूरत साड़ी पहन कर आ गई। इसी तरह गांव की सभी औरतें एक एक करके सुनेहा का खूब मजाक उड़ाती हैं। सभी लोगों के घर चले जाने के बाद सुनेहा जल्दी से अपनी सिलाई मशीन पर बैठने के बाद बचे खुचे कपड़ों को जोड़कर अपने लिए एक लहंगा तैयार करती है और उसे पहन लेती है। लेकिन अपने लहंगे को देखकर सुनेहा निराश मन से रोते हुए कहती है, ए ऊपर वाले, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आपने मुझे इतना बदसूरत और गरीब क्यों बनाया? यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो मेरे दिल का हाल समझ सके। न तो हमारे पास लड़के वालों की मांग पूरी करने के पैसे हैं और न ही मेरे पास कोई ढंग का लहंगा है। आखिर एक दुल्हन की शादी लहंगे के बिना तो अधूरी होती है ना। सुनेहा ये बोलते हुए फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसके आंसू टपक कर उसके लहंगे पर गिर गए और एक चमत्कार हुआ। उसका फटा हुआ लहंगा एक खूबसूरत लहंगे में बदल गया। सुनेहा अपने लहंगे को देखते हुए हैरानी से बोली, मेरा लहंगा? अरे
मेरा लहंगा तो जगह जगह से फटा हुआ था, फिर ये लहंगा इतने सुंदर लहंगे में कैसे बदल गया। सुनेहा अपने लहंगे को देख देख कर बहुत खुश होती है और शीशे में खुद को देखते हुए कहती है, ये लहंगा तो वाकई में बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये इतना खूबसूरत होते हुए भी मेरे काले रूप को अपने अंदर नहीं छुपा पा रहा। काश मेरी सूरत भी इस लहंगे की तरह ही खूबसूरत हो। सुनेहा के मुंह से इतना ही निकलता है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और एक खुद सुंदर परी दिखने लगती है। ये कैसे हुआ? क्या ये मैं ही हूँ? पर मैं अचानक से इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? तभी सुनेहा की नजर अपने चमकते लहंगे पर जाती है। वो समझ जाती है कि ये सब उसके जादुई लहंगे के जादू से हुआ है। हो न हो मेरा ये लहंगा ऊपर वाले की कृपा से जादुई हो गया है और ये सब इसी के जादू से ही हुआ है। क्यों न मैं अपनी इस जादुई लहंगे से कुछ और मांग कर देखूं। ऐ मेरे जादुई लहंगे, क्या तुम मेरी शादी के लिए सजने संवरने का सामान दे सकते हो? सुनेहा के इतना ही कहते वहाँ सुनेहा के सजने संवरने का सारा सामान अपने आप ही आ जाता है। तभी उधर से सुनेहा की माँ आती है। क्या बात है माँ, आप इतनी ज्यादा दुखी और परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? माँ क्या हुआ? मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। मैंने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली पर किसी को भी मुझ पर तरस नहीं आया। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकी बेटी, मुझे माफ कर दे। मेरा कलेजा तो ये सोचकर फटा जा रहा है कि कहीं आज तेरी बारात चौखट से वापस न लौट जाए। माँ आपको अब किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बारात के आने का वक्त हो रहा है और आप बस अब देखती जाओ। उनकी सारी मांगे हम जरूर पूरी करेंगे। पर कैसे बेटी, बारात आने में तो बस कुछ ही वक्त बचा है। ऐ जादुई लहंगे, मेरी माँ की मदद करो। सुनेहा के इतना बोलते ही वहाँ सोने और पैसों का ढेर लग जाता है। ये सब देखकर लक्ष्मी हैरान हो जाती है। फिर सुनेहा अपनी माँ को जादुई लहंगे के बारे में सब कुछ बताती है। ये सब सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। धन्य हो ऊपर वाले की, आज उन्हीं की कृपा से ये सब हो पाया है। सुनेहा मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि तू मेरी बेटी है। अब तू देखना बेटी, तेरी शादी में कितनी धूमधाम से करती हूँ। लक्ष्मी उन पैसों से बहुत ही अच्छे से शादी की तैयारियां करती है। कुछ देर में बारात भी आ जाती है। पूरे गांव वाले शादी की इतनी अच्छी तैयारियां देखकर हैरान हो रहे थे। तभी सुनेहा भी आ जाती है। अरे बहन, ये काली अमावस जैसी दिखने वाली सुनेहा आज अचानक से पूनम के चांद में कैसे बदल गई? ये चमत्कार कैसे हो गया? अरे वो देखो, दहेज का सामान, कितना सारा सामान दिया है लक्ष्मी ने। वैसे तो हमेशा रोती फिरती थी, फिर इतने सारे पैसे न जाने किस मिट्टी के नीचे गाड़ रखे थे। तभी तो इतनी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर रही है। अरे सुनेहा के लहंगा तो देखो, कितना सुंदर लहंगा है, कितना खिल रहा है सुनेहा इस लहंगे में। अरे बेटा, तू हमारी ही बहू है ना? अरे ये तो चाय की पत्ती से भी काली थी, फिर एकदम से इसका रंग कैसे निखर गया? और ये लोग तो हमारी मांग से भी ज्यादा दहेज दे रहे हैं। बेटा, कहीं ये दोनों माँ बेटी को जादूगरनियां तो नहीं? और फिर बहुत ही धूमधाम से सुनेहा और संजय की शादी हो जाती है और सुनेहा अपनी माँ से विदा लेकर अपने ससुराल आ जाती है। शुक्रिया मेरे जादुई लहंगे, आज तुम्हारी वजह से ही ये सब मुमकिन हो पाया है। तुम्हारी वहाँ से मेरे घर बसा है। आज जो हर तरफ हमारी तारीफ हो रही है, ये भी तुम्हारी वजह से ही है। मेरे जादुई लहंगे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शादी के जादुई लहंगे की कहानी आप सबको कैसी लगी? हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।
प्यारे दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है सुनहरे मछली की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी गांव में एक माँ और बेटी रहती थी। बेटी का नाम मीरा था। मीरा बचपन से ही बिना पिता के पली बढ़ी थी। उसकी माँ और बाप दोनों ही उसकी माँ ही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिन बीतने के बाद मीरा की माँ की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए मीरा मछेरों के साथ जाकर मछलियाँ पकड़कर उन्हें बाजार ले जाकर बेचती है और जो पैसे मिलते हैं उससे अपनी माँ का इलाज करवाती है। एक दिन हमेशा की तरह मीरा मछलियाँ बेचने के लिए बाजार जाने लगती है तो उसकी माँ कहती है, बेटा मीरा, शाम होने से पहले पहले घर लौट आना और अपना ख्याल रखना। आज अगर मुझे ये बीमारी न होती तो बेटा मैं तुम्हें कभी भी काम न करने देती। माँ, आप परेशान मत हो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। माँ से बात करने के बाद मीरा समुद्र के किनारे मछली पकड़ने चली जाती है। वो मछलियाँ पकड़ ही रही होती है कि उसके पास एक सीता नाम की लड़की आती है जो उसे कहती है, क्यों रे मीरा, तू समुद्र किनारे ही क्यों मछलियाँ पकड़ रही है? मेरे पापा तो बीच समुद्र में जाकर मछलियाँ पकड़ रहे हैं। बीच समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती हैं और सोने की मछलियाँ भी। देखो, मेरे पास तो कश्ती भी नहीं है और बड़ा जाल भी नहीं है, तो मैं बीच समुद्र में कैसे जाऊँ? मैं यहीं समुद्र के किनारे बैठकर ही मछलियाँ पकड़ूंगी और उन्हें बाजार बेचकर अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीदूंगी। सीता वहाँ से चली जाती है। मीरा मछलियाँ पकड़ती रहती है। आज भी मीरा को छोटी छोटी मछलियाँ ही मिलती थी, जिसे देखकर मीरा उदास हो जाती है। उसे ले जाकर बाजार में बेचती है। सभी व्यापारी अपना अपना सामान बेचकर चले गए थे, मगर मीरा की मछलियाँ छोटी होने की वजह से नहीं बिक पाई थी। तभी एक आदमी आता है, ये मछलियाँ कितने में दोगी? बाबूजी, 200 रुपए दे दो और सारी मछलियाँ ले जाओ। 100 रुपए दूंगा, अगर देना है तो दो, वरना मैं भी जा रहा हूँ। तुम्हारी ये मछलियाँ किसी ने भी नहीं लेनी है। अच्छा ठीक है, आप 100 रुपए ही दे दीजिए। मीरा 100 रुपए ले लेती है और कहती है, मैं इन पैसों से माँ की दवाइयाँ खरीदूंगी और कुछ सब्जी ले जाकर खाने का बंदोबस्त करूंगी। मीरा जा ही रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक भिखारी मिलता है। बेटी, कुछ खाने को ही दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, पर वाला तुम्हारी मदद करेगा बेटी। मीरा को उस भिखारी पर बहुत तरस आता है और मीरा कुछ फल खरीदकर उस भिखारी को दे देती है। ऊपर वाला तुम भला करे बेटी, मुझे गली के उस कोने पर छोड़ दो, मुझे तो वहाँ तक जाते जाते शाम हो जानी है, तो आंखों से अंधा हूँ, ऊपर से काली रात भी आने वाली है। मीरा उस भिखारी को गली के उस पार छोड़ने जाती है। रास्ते में दोनों बातें करते जाते हैं। मीरा अपने बारे में सब कुछ उन्हें बताती है। तभी गली के उस पार वो दोनों पहुंच जाते हैं। तभी वो भिखारी मीरा को मछलियों को खिलाने के लिए कुछ दाने देता है और कहता है, बेटी, ये दाने ले जाओ और कल सुबह मछलियों को पकड़ने से पहले पहले ही ये दाना फेंक देना और उसके बाद मछलियाँ पकड़ना। मीरा वापस घर जाती है और किचन में जाकर खाना बनाती है और अपनी माँ को खिलाती है और दवाई ना लाने की वजह अपनी माँ को बताती है। मीरा बेटा, अच्छा किया तुमने, जितना हो सके उतनी किसी की मदद कर देनी चाहिए, उससे आपको कभी भी किसी भी किस्म की कमी नहीं होगी। अगली सुबह मीरा फिर मछली पकड़ने समुद्र के किनारे जाती है। उस भिखारी ने जैसे कुछ कहा था, मीरा ने वैसे ही किया। फिर मछलियाँ पकड़ने लगी, जिससे उसके जाल में बहुत बड़ी मछलियाँ फंसती हैं। उसमें एक सुनहरे रंग की मछली भी होती है। तभी वहाँ पर सीता आती है और मीरा उसके जाल में इतनी खूबसूरत मछली देखकर सीता हैरान होती है और जल जाती है। और मीरा उस मछली को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, आज मैं अपनी माँ को अच्छे से मछली बनाकर खिलाऊंगी
और कुछ मछलियाँ बाजार में बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपनी माँ के लिए दवाई और फल लेकर जाऊंगी। मीरा मछलियों को लेकर बाजार जा रही होती है, तभी पीछे से सीता उसे जोर से धक्का देती है, जिसकी वजह से मीरा और उसकी सारी मछलियाँ गिर जाती हैं। सीता उसकी सुनहरी मछली को लेकर भागने लगती है। मीरा चिल्लाने लगती है, अरे कोई मेरी मदद करे, वो मेरी मछली लेकर भाग रही है। तभी रास्ते में वो अंधा भिखारी मिलता है जिसकी मीरा ने मदद की थी। वो भिखारी सुनहरी मछली सीता से छीनकर मीरा को दे देता है। उसके बाद मीरा उसका शुक्रिया अदा करती है और मछलियाँ बाजार में बेचती है, जिसकी वजह से उसके पास अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। और सुनहरी मछली को लेकर वो घर आती है और अपनी माँ के लिए बहुत सारे फल और दवाई लेकर आती है। वो सारी बातें खुश होकर अपनी माँ को बताती रही थी, मगर तभी उसकी नज़र माँ पर पड़ी जो बिल्कुल ठीक हो गई थी। मीरा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद वो उस सुनहरी मछली को काटने लगती है, मगर उस मछली को जैसे ही काटती है तो उसमें से बहुत सारे हीरे निकलते हैं, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी खुश हो जाते हैं। उसके बाद तो उनके दिन ही बदल गए। उन हीरों को बेचकर माँ बेटी ने एक बहुत बड़ा घर खरीदा और एक बहुत बड़ी दुकान भी, और फिर दोनों सुखी सुखी रहने लगती हैं। वो दोनों माँ और बेटी गरीब लोगों की मदद करने लगी। उसके बाद मीरा उस भिखारी को बहुत ढूंढती है कि शायद वो ऊपर वाले का भेजा हुआ कोई फरिश्ता ही था जिन्होंने हमारी मदद की। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने, किसी के बुरे वक्त में काम आओ तो ऊपर वाला आप पर बुरा वक्त नहीं आने देता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। काली लड़की। शालू काले रंग वाली लड़की थी, जिसकी वजह से स्कूल में हर कोई उसके काले रंग की वजह से उसे चिढ़ाता था, खासकर उसकी अपने क्लास के टीचर और बच्चे। शालू, तुम लाइन में सबसे पीछे खड़ी हो जाओ। सोनिया और माया, तुम कुछ सुंदर लड़कियां आगे आ जाओ। प्रिंसिपल मैम का ऑर्डर है, हमारे स्कूल के बेस्ट बच्चों की फोटो स्कूल मैगजीन में छपेगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास के बच्चों का ही फोटो स्कूल मैगजीन में छपे। लेकिन मैम, ये शालू तो बहुत ही काली है, मेरी फोटो इसकी वजह से खराब हो जाएगी। मैम, ऐसा नहीं हो सकता, हम शालू को ही फोटो से निकाल दें। नहीं बच्चों, अगर ऐसा हो सकता होता तो ये काम सबसे पहले मैं खुद ही करती। मैं खुद नहीं चाहती ये काली सी स्टूडेंट मेरी क्लास में भी रहे। मैम, मैं पानी पीने जाऊं? हाँ जाओ, मेरे सर पर खड़ी मत रहो, और हो सके तो कुछ पानी से मुंह धोकर भी आ जाना, शायद तुम्हारा काला रंग थोड़ा सा उतर जाए और फोटो थोड़ी अच्छी आ जाए। टीचर और बच्चों की बातें सुनकर शालू रोती हुई वॉशरूम की तरफ चली जाती है और वहां जाकर खूब रोने लगती है। शालू के माँ बाप दोनों ही नौकरी करते थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके शालू का हाई स्कूल में एडमिशन करवाया था। इसीलिए शालू अपने माँ बाप से अपना दुख नहीं कहती थी। शालू को दौड़ने का बहुत शौक था। वो रोज़ाना स्कूल जाने से पहले पार्क में दौड़ लगाया करती थी। शालू जब भी अपनी टीचर से दौड़ में हिस्सा लेने के कहती थी तो उसकी टीचर उसे साफ मना कर देती थी और बच्चे उस पर हंसते थे। तू दौड़ेगी? अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? तू कभी भी हिस्सा नहीं ले पाएगी। आज तक सीता ही विनर रही है और आगे भी वो ही विनर रहेगी। इतनी देर में क्लास टीचर भी आ जाती हैं।
बच्चों, हमारे स्कूल को बहुत ही बड़े दौड़ के कंपटीशन में भेजा जा रहा है। सीता, मैंने तुम्हारा नाम लिखवा दिया है, प्रिंसिपल मैम को भेज दिया है। ओके मैम, मैं आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती हूँ। मैम, मैं भी दौड़ में हिस्सा लेना चाहती हूँ। नहीं शालू, मैं तुम्हें इस कंपटीशन में नहीं ले सकती। तुम देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। अगर मैं तुम्हें इस कंपटीशन में ले भी लिया और तुम हार गई तो प्रिंसिपल मैम मुझ पे बहुत गुस्सा होंगी। शालू रोते हुए घर आ जाती है। वो जैसे ही अपनी माँ को सामने देखती है, फौरन अपने आंसू पोंछ लेती है और खाना खाने बैठ जाती है। शालू बहुत उदास थी, इसीलिए वो अगले दिन स्कूल में से छुट्टी ले लेती है। उसे पता था कि अगर वो स्कूल जाएगी तो वो दूसरे बच्चों को कंपटीशन में ज़्यादा देखकर उसका भी मन दुखेगा। अरे शालू बेटा, आज तो स्कूल नहीं जा रही? नहीं माँ, आज बस थोड़ा सर में दर्द है, इसीलिए घर पर आराम करूँगी। कोई बात नहीं शालू बेटा, तू तो रोजाना ही स्कूल जाती है। आज छुट्टी कर ले और आराम कर ले। एक काम करो, आज तुम अकेले काम पे चली जाओ, मैं शालू के पास रुकती हूँ। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बना दूंगी। हाँ ठीक है, फिर मैं अकेला ही चला जाता हूँ। शालू की माँ शालू के पास ही घर पे रुक जाती है। शालू सो रही होती है, उसकी माँ घर का काम कर रही होती है। इतनी ही देर में दरवाजे पर कोई आता है। जी, मेरा नाम शामू है। मैं शालू बेटी के स्कूल का चपड़ासी हूँ। मुझे वहाँ की प्रिंसिपल मैम ने भेजा है। उन्होंने फौरन शालू को स्कूल बुलाया है। वो शायद किसी दौड़ कंपटीशन में जाना था, कुछ ऐसी ही बात हो रही थी। शालू की तो अभी तबीयत ही खराब है। शामू चाचा, आप मैम को कह दो मैं अभी तैयार होकर स्कूल पहुंचती हूँ। कंपटीशन का नाम सुनकर शालू फौरन से तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। अच्छा, तो तुम शालू हो बेटा, हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी और इस स्कूल को भी। सीता जो तुम्हारी क्लास की है वो इस दौड़ में हिस्सा नहीं ले सकती क्योंकि उसके पाँव में चोट आ गई है, तो डॉक्टर ने उसे दौड़ने से मना किया है। हम चाहते हैं कि तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लो और जीत कर ही लौटो। मैम, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं कंपटीशन में जीत कर ही लौटूंगी। शालू, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने एक टीचर होकर तुम्हारे साथ कितना गलत किया, और आज जब हमारे स्कूल और हमारी क्लास की इज्जत का सवाल है तो हमें इस कंपटीशन के लिए तुमसे बेहतर कोई नजर नहीं आता। मैं जानती थी कि तुम रोजाना सुबह दौड़ की प्रैक्टिस करके आती हो, इसीलिए मुझे तुम्हारा नाम सबसे पहले याद आया। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। शालू, देखना तुम ही ये कंपटीशन जीत कर आओगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। शालू की क्लास के सब बच्चे भी उसको दुआएं देते हैं और शालू पूरे जोश और जज्बे से उस दौड़ में हिस्सा लेती है और जीत कर लौटती है। उसकी टीचर और प्रिंसिपल मैम उसे ट्रॉफी भी देते हैं। ट्रॉफी लेकर शालू घर पहुंचती है। शालू के जीतने की खुशी उसके माँ बाप को उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। उस दिन के बाद से शालू को कभी भी किसी ने काले रंग की वजह से मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि सभी उसकी बहुत तारीफ करते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जादुई सोने और चांदी के बाल। एक शहजादी जिसका नाम मीरा था, वो दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके सर पर बाल नहीं थे, जिसकी वजह से उसकी दोस्तें उसका मजाक उड़ाती थीं। इसी वजह से मीरा अपने कमरे में ही रहती और बाहर नहीं निकलती थी। एक दिन की बात है कि रानी माँ ने मीरा को अपने पास बुलाया। मीरा रानी माँ के पास गई और कहा, क्या हुआ रानी माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ मीरा बेटी, मैंने तुम्हें बुलाया था, मैंने तुमसे कुछ कहना था। जी रानी माँ, क्या बात है, बोलिए। मीरा, तुम घर में ही रहती हो, कहीं भी नहीं जाती, क्या बात है, बोलो। रानी माँ,
मैं जब भी कहीं बाहर निकलती हूँ तो सब मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाते हैं। सब मुझे देखकर हंसते हैं। भला इसमें मेरी क्या गलती है? कोई भी मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करता है, इसीलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलती। बेटी, एक बार तो घर से बाहर निकल कर देखो। अगर तुम्हें कोई मजाक करेगा तो मुझे बताना। नहीं रानी माँ, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए मुझे घर से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं। बेटी, तुम एक दफ़ा घर से बाहर जाकर तो देखो। अगर तुम्हें कोई कुछ कहेगा तो फिर मैं उसे अच्छे से देख लूँगी। ठीक है रानी माँ, अगर आप कहती हैं तो मैं चली जाती हूँ। अगले दिन मीरा शहजादी बाहर निकलती है और एक खूबसूरत से गांव में पहुंचती है। अरे, ये तो बहुत ही खूबसूरत गांव है। घूमते घूमते वो एक खूबसूरत बाज़ार में पहुंच जाती है। इतने में वहाँ खड़ी 3 औरतें मीरा पर हंसने लगती हैं और कहती हैं, अरे देखो इस लड़की को, गंजी है गंजी, किसी कार्टून से कम नहीं लग रही है ये लड़की। और ये कितनी बदसूरत भी है। आप लोग मेरा मजाक मत उड़ाओ, कभी भी किसी की बदसूरती का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उनकी ये बातें सुनकर मीरा शहजादी बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाती है। ऐ ऊपर वाले, मुझे इस दुनिया में भेजा ही क्यों? काश मैं भी बाकी लड़कियों की तरह खूबसूरत होती। मैं भी बाकी लड़कियों के साथ खेलती, उनसे बातें करती और मौज मस्ती करती। आखिर ये सब मेरे ही नसीब में क्यों? वहाँ से एक बूढ़ी औरत गुजर रही होती है। वो मीरा की तमाम बातें सुन लेती है। वो मीरा के पास आती है और उससे कहती है, बेटी, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम उदास मत हो। मैं भी बचपन में तुम्हारी तरह थी। फिर मेरी माँ मुझे एक जादूगरनी के पास ले गई थी। फिर उस जादूगरनी ने मुझे एक सोने और चांदी के बाल दिए थे। उससे मेरे बाल वापस आ गए थे। क्या सच में दादी? हाँ, सच में बेटी। दादी, मुझे जल्दी से उस जादूगरनी का पता बता दीजिए। बेटी, मैं उस जादूगरनी का पता तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। बेटी, इस गांव के बाहर एक नदी है, उसके पास एक बहुत बड़ी गुफा है। तुम उस गुफा के अंदर जाओगी तो तुम्हें वो जादूगरनी मिलेगी। फिर तुम उसको सब कुछ सच सच बताओगी तो वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगी। और अगर तुम उसे कुछ भी झूठ बोलोगी तो वो तुम्हें वहीं पर मार देगी। शुक्रिया दादी, मैं अभी उस जादूगरनी के पास जाती हूँ और उसको सब कुछ सच सच बताती हूँ। उसके बाद मीरा उस नदी के पास पहुँच जाती है और उस गुफा की तरफ देखती है और उस गुफा से एक बहुत अजीब सी रोशनी भी आ रही होती है। जैसे ही मीरा उस गुफा के अंदर जाती है तो रोशनी की वजह से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तभी गुफा में से आवाज़ आती है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आई हो? मुझे आपकी मदद चाहिए। मगर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? यहाँ पर कोई इतनी आसानी से नहीं आ सकता। तभी मीरा शहजादी उसे सब कुछ सच सच बता देती है। अच्छा, तो तुम्हें उस बूढ़ी औरत ने भेजा है, इसलिए तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, वरना मैं किसी की मदद नहीं करती। मैं तुम्हारी एक शर्त पर मदद करूँगी कि तुम किसी को मेरी गुफा के बारे में नहीं बताओगी। उसके बाद वो जादूगरनी मीरा शहजादी के सामने आ जाती है और अपनी जादू की छड़ी से वहाँ सोने और चांदी के बाल ले आती है। सुनो, इसे अपने सर पर रख लेना और थोड़ी ही देर बाद देखना तुम्हारे बाल आ जाएंगे। और हाँ,
इस बालों को किसी और के हाथ मत लगने देना, वरना वो बहुत ही बदसूरत हो जाएगा। इसे बस तुम ही हाथ लगा सकती हो और अपने ही हाथों से दूसरों की मदद भी कर सकती हो। याद रखना, ये बिल्कुल किसी और के हाथ नहीं लगने चाहिए। ठीक है जादूगरनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जादूगरनी मीरा को सोने और चांदी के बाल दे देती है और मीरा अपने महल में वापस आ जाती है। उसके बाद शहज़ादी मीरा सोने और चांदी के बालों को अपने सर पर रखती है और कुछ ही देर में उसके सर पर बहुत ही सुंदर बाल आ जाते हैं और वो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। मीरा शहज़ादी सोने और चांदी के बालों से औरों की भी मदद किया करती थी। ये बात महल में बड़ी रफ्तार से फैल गई कि शहज़ादी मीरा के पास सोने और चांदी के जादुई बाल हैं। एक मर्तबा मीरा अपनी सहेलियों के पास जाती है और उसकी सहेलियां मीरा को देखकर चौंक जाती हैं और कहती हैं, अरे मीरा, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, हमें भी तो बताओ इस खूबसूरती का राज। अरे ये सब तो सोने और चांदी के बालों का कमाल है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सुना है तुम उस सोने और चांदी के बालों से औरों की भी मदद करती हो। हाँ, मैं इन बालों से ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करती हूँ। इसके बाद शहज़ादी मीरा वहाँ से चली जाती है। महल में आरती नाम की एक और शहज़ादी रहती थी जो मीरा से भी ज़्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। जब उसे मीरा शहज़ादी के बारे में पता चला तो वो मन ही मन में बहुत जलने लगी। अगर मैं इन बालों को चुरा कर अपने सर पर रखूंगी तो मेरे बाल और भी ज़्यादा सुंदर और लंबे हो जाएंगे। फिर मैं मीरा शहज़ादी से भी और ज़्यादा खूबसूरत लगूंगी। फिर एक दिन वो मीरा शहज़ादी के कमरे में जाती है जब मीरा शहज़ादी सो रही होती है, जबकि मीरा ने सोने और चांदी के बाल अलमारी में रखे होते हैं। आरती चुपके से अलमारी में से सोने और चांदी के बाल चुरा कर ले जाती है और जैसे ही वो अपने कमरे में जाकर उन बालों को सर पर रखती है, वो बहुत ही बदसूरत हो जाती है। उसके बाद आरती रोती हुई मीरा के पास आती है। अरे आरती, तुम और यहाँ, वो भी इतनी रात को, और तुम्हारे पास मेरे सोने और चांदी के बाल कहाँ से आए? बोलो। शहज़ादी मीरा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे सोने और चांदी के बाल इसलिए चुराए थे कि मैंने सोचा था कि मैं उसे अपने सर पर रखूँगी तो मेरे बाल और भी खूबसूरत और लंबे हो जाएंगे और मैं तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेहरबानी करके मुझे पहले जैसा कर दो। अब अगर तुमने अपनी गलती मान ही ली है तो फिर मेरे साथ चलो। इसके बाद शहज़ादी मीरा आरती को अपने साथ जादूगरनी के पास ले जाती है। जादूगरनी जी, मैं शहज़ादी मीरा हूँ। हाँ बेटी, बोलो, कैसे आना हुआ? इसके बाद शहज़ादी मीरा जादूगरनी को तमाम बात बताती है, जिसे सुनकर जादूगरनी कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये बाल किसी और के हाथ नहीं लगने चाहिए। जादूगरनी जी, इसे माफ़ कर दीजिए। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसे पहले जैसा बना दीजिए। आज के बाद ये फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। हाँ जादूगरनी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं लालच में आ गई थी। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। इसके बाद जादूगरनी अपनी जादू की छड़ी से आरती को पहले जैसा बना देती है। उसके बाद आरती जादू का शुक्रिया अदा करके
मीरा शहजादी के साथ महल वापस आ जाती है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। मीरा भी अब बाकी सहेलियों के साथ मिलकर रहने लगती है और हंसी खुशी वक्त गुजरने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जादुई ताज। बहुत अरसा पहले मुस्कान नाम की राजकुमारी रहती थी। कहते हैं कि उस राजकुमारी के पास जादुई सोने का ताज था। उस जादुई ताज की वजह से उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थीं। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी के महल से दूर जंगलों में एक बूढ़ी जादूगरनी रहती थी। वो किसी भी कीमत पर राजकुमारी का ताज हासिल करना चाहती थी। बस एक बार किसी तरह मुझे उस राजकुमारी का ताज मिल जाए, फिर मैं इस दुनिया की सबसे ताकतवर जादूगरनी बन जाऊंगी। फिर एक दिन वो जादूगरनी एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर उस महल में पहुंच जाती है। लेकिन तभी वहां खड़े सिपाही उसे रोक लेते हैं। ए बुढ़िया, कहाँ जा रही है? ये राजा का महल है, तो इस तरह अंदर नहीं जा सकती। बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने सुना है तुम्हारी राजकुमारी दिल की बहुत सखी है। वो हमेशा गरीबों की मदद करती है, इसीलिए मैं उसके पास काम मांगने आई हूँ। जादूगरनी की बातें सुनकर सिपाही को उस पे तरस आ जाता है और वो उसे अंदर जाने की इजाज़त देता है। जादूगरनी सीधे राजकुमारी के पास पहुंच जाती है। जी माँ जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेटी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और इस बुढ़ापे में मैं डर डर के भटक रही हूँ। क्या तुम मुझे यहाँ कोई काम दे सकती हो? अच्छा, ठीक है, आप मेरे कमरे की साफ सफाई का काम कर सकती हैं। इस तरह जादूगरनी को राजकुमारी के महल में काम मिल जाता है। बस अब मौका मिलते ही राजकुमारी का ताज उतारकर यहाँ से भाग जाऊंगी। उसके बाद जादूगरनी राजकुमारी पर नजर रखना शुरू कर देती है। फिर जब एक दिन राजकुमारी अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही होती है, तभी जादूगरनी वहाँ आ जाती है। बेटी, आज मैंने तुम्हारे लिए खास खीर बनाई है। इसे खाकर तुम्हारे चेहरे पर निखार आ जाएगा। काफ़ी वक्त पहले मैंने एक हकीम के पास काम किया था। ये खीर बनाना मैंने वहीं से सीखा था। अरे वाह, आप तो बहुत ही काम की हैं। लाइए, ये खीर मैं अभी खा लेती हूँ। ये कहकर राजकुमारी खीर खाने लगती है, लेकिन 2-4 चम्मच खाने के बाद वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। फिर जादूगरनी कमरे का दरवाज़ा बंद करके राजकुमारी का ताज उतारने की कोशिश करती है, लेकिन वो जादुई ताज नहीं उतार पाता। अरे, ये क्या हो गया? ये ताज इसके सर से उतर क्यों नहीं रहा? अगर कोई आ गया तो मैं पकड़ी जाऊंगी। जादूगरनी राजकुमारी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। अब मैं आराम से इसके सर से ये ताज उतारूंगी। लेकिन तभी राजकुमारी होश में आ जाती है। अरे, मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं कहाँ हूँ? ये सुनकर जादूगरनी जोर जोर से हंसने लग जाती है। अरे, तुम मुझे क्यों लेकर आई हो? ठहर जा, अभी बताती हूँ तुझे राजकुमारी। इतना कहकर जादूगरनी अपने असली रूप में वापस आ जाती है। अच्छा, तो तुम बूढ़ी जादूगरनी हो। तुमने बुढ़िया का रूप लेकर मुझे बेवकूफ़ बनाया है। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब मैं अपने जादुई ताज की शक्ति से तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। मैंने तेरे दोनों हाथ पांव बांध रखे हैं, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब बस थोड़ी ही देर में मैं तेरा सर काट कर ये जादुई ताज उतार लूंगी। तो जैसी लालची औरत और धोखेबाज जादूगरनी मैंने आज तक नहीं देखी। तू लातों की भूत है, बातों से नहीं मानेगी।
तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। राजकुमारी अपने जादुई ताज से उस जादूगरनी की सारी शक्तियां खत्म कर देती है और उसे एक बोतल में कैद करके दूर पानी में फेंक आती है। फिर जादूगरनी महल वापस आती है। राजकुमारी सारा किस्सा महारानी को आकर बताती है। अच्छा, तो ये वो बूढ़ी जादूगरनी है, इसको अब अच्छा सबक मिल गया होगा। फिर ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। वो जादूगरनी उस बोतल से आज़ाद हो जाती है। राजकुमारी, ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, अब इसका इंतकाम तुझे चुकाना ही होगा। अब उस जादूगरनी के पास शक्तियाँ ही नहीं थीं। वो वापस अपने घर आकर आग की पूजा करने लगती है। ऐ शक्तियों के देवता, मुझे शक्तियाँ दे दे। ऐ शक्तियों के देवता, मुझे शक्तियाँ दे। जादूगरनी ऐसा कहती रहती है और अचानक से शक्तियों का देवता हाजिर हो जाता है। ऐ शक्तियों के देवता, मेरी शक्तियाँ उस राजकुमारी ने छीन ली हैं। मुझे शक्तियाँ दीजिए ताकि मैं उस राजकुमारी से अपना इंतकाम ले सकूं। अब तू बहुत शक्तिशाली हो जाएगी और अपना इंतकाम ले सकेगी। शक्तियों का देवता उसे शक्तियाँ दे देता है। अब जादूगरनी बहुत शक्तिशाली हो जाती है। अब तू नहीं बचेगी मेरे हाथ से राजकुमारी। जादूगरनी हवा में उड़कर राजकुमारी को तलाश करने लगती है। आखिरकार राजकुमारी मिल जाती है। राजकुमारी, पहचाना मुझे? तुझ जैसी मक्कार को मैं कैसे भूल सकती हूँ। पहले तो मुझे तुझ पर रहम आ गया था, इसीलिए छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं तुझे ख़त्म कर दूंगी। जादुई करनी अपने जादू का इस्तेमाल करती है। राजकुमारी के सामने उसका जादू किसी काम का नहीं रहता। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मक्कार, तू चाहे जितनी मर्जी ताकतवर हो जा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी? अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। इतना कहते ही राजकुमारी अपने जादू से उस जादूगरनी को आग लगा देती है, जिसमें वो जादूगरनी जलकर राख हो जाती है और हमेशा के लिए राजकुमारी को उससे छुटकारा मिल जाता है। और फिर राजकुमारी हंसी खुशी अपने महल लौट आती है। प्यारे दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई दुनिया की कहानी। तो चलें देखते हैं आज की कहानी। एक गांव में दो दोस्त रहती थीं। दोनों दोस्तों का घर साथ साथ ही था। सोनिया बड़ी थी और काफी खूबसूरत भी थी, लेकिन नेहा छोटी थी और दिखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। वो दिखने में बहुत मोटी और काली। सभी लड़कियां उसका खूब मजाक बनाती थीं और बच्चे उसे काली भैंस कहकर बुलाते थे। एक दिन सोनिया स्कूल जाने के लिए बैग लेकर बाहर गई। तभी नेहा ने उसे रोककर कहा, सोनिया मेरी बहन, चलो मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलती हूँ। तू पागल हो गई है क्या? चल हट मेरे रास्ते से। तुझे पता भी है कि तू कितनी बेकार है। तू मोटी, ऊपर से काली भी। छी छी छी, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे ये कहो कि मैं तुम्हें अपने साथ स्कूल लेकर जाऊंगी? कहीं तेरा असर मुझ पर आ गया तो? देख सोनिया, ज्यादा मत बोल। मेरी माँ कहती है कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। मेरा दिल बहुत खूबसूरत है। लोग खूबसूरत दिल से होते हैं, ना कि चेहरे से। तेरी माँ तो कुछ भी बोलती है। वो तो ये भी कहती होगी कि तू चांद है। इसका ये मतलब तो नहीं कि तुझे चांद कह दे। ये तो चांद की बेइज्जती होगी। नेहा वहाँ से रोते हुए अकेली ही स्कूल चली गई। जब वो क्लास में पहुंची तो उसने देखा कि सभी बच्चे आपस में एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे, लेकिन नेहा को सब ने इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद सोनिया नेहा से कहती है, देखा तुमने नेहा, तेरी माँ कहती है ना कि तू बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल चांद की तरह, और क्लास में तुझसे किसी ने बात तक नहीं की। नेहा उदास होकर क्लास में बैठ गई। उसके बाद काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा।
एक बार की बात है कि मोहल्ले में एक बर्थडे पार्टी थी। उस बर्थडे पार्टी से सोनिया को इनविटेशन आया। सोनिया बहुत अच्छे से तैयार होकर बर्थडे पार्टी में जाने लगी। नेहा भी उसे जाते हुए देख रही थी। सोनिया, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुझे बुलाया भी है किसी ने? नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तुम मुझे भी साथ ले चलो। तुझे खुद तो कोई बुलाता नहीं है, क्योंकि तेरे पास ना कोई अच्छे कपड़े हैं और ना ही सूरत। सोनिया नेहा का मजाक बनाकर वहाँ से चली गई। सोनिया अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में मसरूफ रहती थी, लेकिन नेहा के साथ कोई खेलता ही नहीं था, तो वो अपना सारा वक्त पढ़ाई में लगाती थी। इसी वजह से नेहा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। स्कूल में एग्जाम्स हुए। एग्जाम्स के बाद रिजल्ट का दिन आया। रिजल्ट वाले दिन क्लासरूम में सोनिया ने नेहा से कहा, तुझे पता ही है ना नेहा, आज तो क्लास में फर्स्ट मैं ही आऊंगी। सुंदर बच्चों को मैडम अच्छे नंबर देती हैं। नेहा, क्या तुझे नहीं आना फर्स्ट? मुझे लगता है तू फर्स्ट आएगी, लेकिन ऊपर से नहीं, नीचे से। एक बार फिर सोनिया ने नेहा का मजाक बनाया और हंसने लगी। सोनिया की बातें सुनकर बाकी क्लास की लड़कियां भी हंसने लगी। तभी मैडम क्लास में आ गईं और उन्होंने रिजल्ट बताया। मैडम ने बताया कि क्लास में फर्स्ट नेहा आई है और सेकंड थर्ड बाकी दूसरे बच्चों की। सोनिया की तो कोई पोजीशन ही नहीं आई। नेहा अपनी क्लास में ही नहीं, पूरे स्कूल में फर्स्ट आई थी। ये सुनकर तो सबके होश उड़ गए। इस सब के बाद सोनिया मन ही मन में सोचती है, और जिस नेहा की बच्ची की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, मैं तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। इसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा। बच्चों के रिजल्ट की खबर पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग नेहा को मुबारकबाद देने लगे। ये देखकर सोनिया को और भी ज्यादा गुस्सा आया और उसने नेहा को सबक सिखाने का पूरा मन बना लिया। एक दिन नेहा अपने आंगन में एक दरख्त के नीचे बैठकर अकेली खेल रही थी। तभी वहाँ सोनिया आई और बोली, नेहा, तुम तो पढ़ने में बहुत तेज हो। मुझे लगता है हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लोगी तो मैं भी मान लूंगी कि मैंने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया था। तुमने उसके लिए मुझे माफ कर दिया। कोई बात नहीं सोनिया, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो अब से हम दोस्त हुए। ठीक है, चलो फिर पास वाले जंगल में खेलने चलते हैं। नहीं, वहाँ नहीं, माँ कहती है कि उस जंगल में नहीं जाना, वो बहुत ही खतरनाक है। अरे पागल, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वहाँ रोज जाती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ आज तक। मेरे साथ मेरी कुछ दोस्तें भी जाती हैं, उन्हें भी कभी कुछ नहीं हुआ। फिर तेरी माँ ही ऐसा क्यों बोलती है? चल ना, चलते हैं। अच्छा चलो, मैं एक बार माँ को बता देती हूँ। तू पागल तो नहीं हो गई? तुझे लगता है कि तू उन्हें बताएगी तो वो तुझे जाने देंगी? तुम सही कहती हो। अच्छा चलो, मैं माँ को बिन बताए चलती हूँ। नेहा सोनिया के साथ जंगल में चली गई। अरे ये जंगल तो सच में बहुत खतरनाक लग रहा है। तुम यहाँ कैसे खेल लेती हो? हम तो यहाँ खूब मस्ती करते हैं। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। अच्छा चल नेहा, एक गेम खेलते हैं। तू उस पहाड़ी के पीछे आंख बंद करके खड़ी हो जा। उसके बाद तू पहले खड़ी तो हो, फिर बताऊंगी। नेहा अपनी आंखें बंद करके पहाड़ी के ऊपर खड़ी हो गई। सोनिया पास आई और नेहा को उस पहाड़ी से धक्का दे दिया। नेहा चिल्लाती हुई नीचे जा रही थी। सोनिया खुश होकर घर वापस चली गई। नेहा नीचे जाते जाते एक नई दुनिया में पहुंच गई। वहां पर एक जादूगरनी रहती थी। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? कहीं मैं मर तो नहीं गई? बचाओ मुझे, कोई है? तभी वहाँ एक जादूगरनी आती है और कहती है, घबराओ मत, तुम हमारी दुनिया में आ गई हो और मैं यहाँ की रानी हूँ। तुम यहाँ कैसे पहुँची? बोलो। मेरी दोस्त सोनिया ने मुझे एक पहाड़ी से धक्का दे दिया। वो मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैं काली और मोटी और बदसूरत हूँ ना,
इसीलिए चलो मैं तुम्हें अपने जादू से खूबसूरत बना दूंगी। जादूगरनी नेहा को पतला और खूबसूरत बना देती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मैं तो बहुत ही खूबसूरत हो गई हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ से वापस घर कैसे जाऊंगी? मेरी माँ मेरा वेट कर रही होगी। तुम चिंता मत करो, बस अपनी आंखें बंद कर लो और तुम अपने घर पहुंच जाओगी। नेहा अपनी आंखें बंद करती है और वहां से गायब होकर अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद नेहा अपनी माँ को सारी बात बताती है। नेहा की माँ भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। अगले दिन जब नेहा स्कूल जाती है, सब लड़कियां और सोनिया उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती हैं। तभी सोनिया उसके पास आती है और कहती है, नेहा तू जिंदा है, तुझे कुछ नहीं हुआ, और तू जो इतनी ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो गई है बताओ? मैंने तुमसे कहा था ना कि शक्ल से कुछ नहीं होता, मन खूबसूरत होना चाहिए, और मेरा मन बहुत खूबसूरत है, इसीलिए मैं इतनी खूबसूरत हो गई, और तुम्हारी पहाड़ी से धक्का देने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे माफ़ कर दो नेहा, मैं अब तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने तुम्हें एक बार माफ़ किया था, लेकिन तुमने मुझे मारने की कोशिश की। मैं अब तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। नेहा ने सोनिया को माफ़ नहीं किया और अब वो अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया। प्यारे बच्चों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई चॉकलेट की कहानी। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मिनीशा के पापा अखबार पढ़ रहे थे। मिनीशा की मामा खाना पका रही थी और उसकी दादी पूजा कर रही थी। कोई भी मिनीशा को चॉकलेट खरीद कर नहीं दे रहा था। बेचारी बहुत उदास थी। कोई भी मुझे चॉकलेट खरीद कर नहीं दे रहा, अब मैं क्या करूं? तभी वो अपने स्कूल का होमवर्क करने के लिए अपना बैग खोलती है तो उसके बैग से मिनीशा को 2 चॉकलेट्स मिलती हैं। वो बहुत खुश होती है और एक चॉकलेट वो खाने लग जाती है और दूसरी चॉकलेट को अपने बागीचे में लगा रही होती है। तभी ऊपर से उड़ती हुई एक परी उसे देख लेती है। परी ने उस चॉकलेट पर जादू कर दिया ताकि सच में चॉकलेट का पेड़ हो जाए और मिनीशा की भी चॉकलेट के पेड़ की ख्वाहिश पूरी हो जाए। दूसरे दिन मिनीशा बागीचे में जाती है और क्या देखती है कि चॉकलेट का छोटा सा पेड़ निकल आता है, जिसे वो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब मैं इस चॉकलेट के पेड़ में रोजाना पानी डाला करूंगी ताकि ये पेड़ जल्दी से बड़ा हो सके। इसी तरह मिनीशा चॉकलेट के पेड़ को पानी देती रहती है। कुछ दिनों बाद मिनीशा जब वापस उस बागीचे में जाती है तो वो देखती है कि चॉकलेट का पेड़ बहुत बड़ा हो गया है और मिनीशा उस पेड़ पे 2 चॉकलेट्स लगी देखकर बहुत खुश हो जाती है। मिनीशा ने जल्दी से वो चॉकलेट्स तोड़े और जल्दी से उसे खा लिया और फिर अपने घर वापस आ गई। उसके बाद मिनीशा रोज सुबह उठकर चॉकलेट के पेड़ के पास जाती और जो भी चॉकलेट्स लगी होती वो सारी तोड़ लेती। उनमें से कुछ तो वहीं खा लेती और कुछ अपने स्कूल बैग में रख लेती थी। मिनीशा बहुत खुश खुश रहने लगी थी। एक दिन मिनीशा के पापा ने मिनीशा से पूछा, क्या बात है, मेरी बेटी तो आजकल बहुत खुश खुश लगती है, अब तो मुझसे कभी चॉकलेट भी नहीं मंगवाई। यही बात काफी दिनों से मैं भी नोट कर रही हूँ कि मिनीशा ने कभी जिद नहीं की कि चॉकलेट को लेकर। अरे मेरी मिनीशा अब सुधर गई है, अब बड़ी हो रही है ना, इसीलिए इसे समझ आ गया है कि चॉकलेट से बच्चे बीमार हो जाते हैं,
इसीलिए मनीषा चॉकलेट नहीं मांगती है। Oh my God, how it is possible? That's very good. मनीषा, आप तो बहुत ज्यादा समझदार हो गई हो। मनीषा मन ही मन में मुस्कुराती है और सोचती है, मैं तो रोज जी भर कर चॉकलेट्स खाती हूँ, लेकिन पता भी नहीं चलता कितना अच्छा है ना ये सब। मनीषा अपने चॉकलेट के पेड़ के पास जाकर चॉकलेट के पेड़ को थैंक यू कहती है और सारी बात बताती है। तभी चॉकलेट का पेड़ मनीषा से कहता है, देखो बेटा, ज्यादा चॉकलेट्स खाना अच्छी बात नहीं। तुम्हारे मामा पापा ठीक ही तो बोल रहे थे। तुम अगर ज्यादा चॉकलेट खाओगी तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, जिसकी वजह से तुम बीमार पड़ जाओगी और चॉकलेट परी भी नाराज हो जाएगी और मुझे यानी तुम्हारे चॉकलेट के पेड़ को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। अरे नहीं नहीं, प्लीज आप कहीं मत जाना, मैं अब से ज्यादा चॉकलेट्स नहीं खाऊंगी। मनीषा पेड़ को कह देती है, लेकिन आयदा नहीं करती। मनीषा जब स्कूल जाती है तो बहुत सारी चॉकलेट्स अपने बैग में लेकर जाती है ताकि वो स्कूल जाकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और मिलकर खाए। लेकिन मनीषा जब स्कूल में जाती है तो वो अपनी सारी चॉकलेट्स खुद ही खाती रहती है और दूसरों को तरसाती रहती है। अपने किसी भी दोस्त के साथ शेयर नहीं करती। जो चॉकलेट्स परी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगता। परी को मनीषा पर बहुत गुस्सा आता है। जब मनीषा घर आती है तो ज्यादा चॉकलेट खाने की वजह से मनीषा के पेट में बहुत जोर से दर्द होती है। तब उसकी मामा पापा घबरा जाते हैं और डॉक्टर को बुलवाते हैं। जब डॉक्टर मनीषा को चेक करते हैं तो कहते हैं, देखिए मनीषा ने बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाई है, जिसकी वजह से इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। प्लीज़ आप अपनी बच्ची को इतनी ज़्यादा चॉकलेट्स ना दें। तभी मनीषा के पापा कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ने काफ़ी दिनों से तो चॉकलेट को हाथ तक नहीं लगाया। आप कह रहे हैं कि ये चॉकलेट्स की वजह से बीमार हुई है। आप क्या बात कर रहे हैं? इस तरह के मामलात में मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मनीषा ने हैवी चॉकलेट खाई हुई है। ये सब कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तब मनीषा की दादी मनीषा से पूछती हैं, बेटी मनीषा, क्या सच में तुमने चॉकलेट खाई हैं? हाँ दादी, मैंने बहुत सारी चॉकलेट खाई हैं। मनीषा बेटी, तुमने इतनी सारी चॉकलेट्स कहाँ से ली? बताओ जरा। माँ के कहने पर मनीषा ने सारी बात बताई और उन सबको चॉकलेट का पेड़ भी दिखाया। मनीषा की माँ चॉकलेट के पेड़ को कहती है, चॉकलेट के पेड़ जी, आप यहाँ हमारे बागीचे में कैसे आए? तब चॉकलेट के पेड़ ने चॉकलेट की परी को बताया, चॉकलेट परी जी, आप अपने इस चॉकलेट के पेड़ को यहाँ से लेकर चली जाएं, वरना मेरी मनीषा ज्यादा चॉकलेट खाकर बीमार पड़ती रहेगी। मनीषा, तुमने बहुत ज्यादा चॉकलेट्स क्यों खाई हैं? बोलो। और तुमने दूसरे बच्चों को एक भी चॉकलेट नहीं दी, सारी की सारी खुद ही खा गई, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो मनीषा, आपके पास जो भी चीज़ है उसे दूसरों को तरसा कर नहीं खानी चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ शेयर करके खानी चाहिए। इतना सब कहकर परी अपने जादू की छड़ी से उस पेड़ को हमेशा के लिए खत्म कर देती है, जिसे देखकर मनीषा रोने लगती है। अब मैं चॉकलेट कैसे खाऊंगी? मुझे चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है। प्लीज परी जी, ऐसा मत करें, आप इस पेड़ को यहाँ से लेकर मत जाएं। मनीषा की ये बात सुनकर परी मनीषा को एक चॉकलेट का बॉक्स देती है, जिसमें सिर्फ 2 ही चॉकलेट मनीषा को मिलेंगी, जिसकी वजह से मनीषा ज्यादा चॉकलेट भी नहीं खा सकेगी। इस तरह मनीषा की तबीयत भी नहीं खराब होगी। मनीषा अपने नए जादुई चॉकलेट्स बॉक्स को लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है और परी का शुक्रिया अदा करती है। थैंक यू परी जी, इस प्यारे से
चॉकलेट बॉक्स के लिए। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है और मनीषा अपने मामा पापा और दादी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।